Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसी दुनिया का विश्लेषण करने वाले हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद तो है, पर उसके भीतर चल रही इतनी जटिल गतिविधियों से हम अमूमन अनजान ही रहते हैं। बिल्कुल। और हमारा आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। पौधों में जीवन प्रक्रियाएं, या जिसे हम लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स कहते हैं। हाँ, और हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है वो मुख्य रूप से KVS PRT और दूसरी टीचिंग परीक्षाओं के Tier 2 जनरल साइंस के लिए तैयार किए गए बेहतरीन बाइलिंगुअल नोट्स हैं। और हमारी इस डीप डाइव का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा के लिए इन तथ्यों को रटना नहीं है। हम इन नोट्स से उन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चमत्कारों को डिकोड करेंगे जो हमें बताते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। मतलब बिना किसी फेफड़े के वो सांस कैसे लेते हैं और बिना किसी मोटर या दिल के सैकड़ों फीट ऊपर तक पानी कैसे पहुंचाते हैं। सही कहा। इन नोट्स की सबसे खास बात यही है कि ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उन बेसिक सिद्धांतों को समझाते हैं। इनमें कुछ बहुत ही शानदार रैंक बूस्टर ट्रिक्स भी शामिल हैं। तो अगर हम गहराई में जाएं तो समझ आता है कि एक साधारण सा दिखने वाला पेड़ असल में एक बहुत ही एडवांस्ड केमिकल फैक्ट्री है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। एकदम सही एनालॉजी है। और इस फैक्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें आत्मनिर्भरता वाले पहलू को देखना होगा। जानवरों या इंसानों के मामले में तो हम पूरी तरह से खपत पर टिके हैं ना। हम बस खाना ढूंढते हैं और खाते हैं, पर पौधे अपनी जगह से 1 इंच भी हिले बिना सब कुछ खुद बनाते हैं। हाँ, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर हम पौधे की तुलना एक रसोई से करें तो हर रसोई की तरह इसे चलाने के लिए भी कुछ कच्चे माल की जरूरत होती है। अच्छा, तो नोट्स के हिसाब से ये कच्चा माल क्या-क्या है? मुख्य रूप से 3 चीजें हैं। मिट्टी से मिलने वाला जल और खनिज, ऊर्जा के लिए सूर्य का प्रकाश और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर एक एग्जाम टिप भी दी गई है कि पानी और धूप ये दोनों ही जीवित रहने के लिए एकदम अनिवार्य हैं। बिल्कुल अनिवार्य है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जहां पानी की कमी हो तो आप उसे ज्यादा धूप देकर पूरा कर लें। दोनों का होना जरूरी है, वरना पौधा मर जाएगा। तो ये कच्चा माल तो हो गया, पर ये सारी कुकिंग होती कहाँ है? मेरा मतलब है इस फैक्ट्री का मेन काम कहाँ चलता है? ये सारा काम पौधे की पत्तियों में होता है। पत्तियां ही असल में पौधे की फूड फैक्ट्री होती हैं। हम पत्तियों की बनावट को देखें तो वो ज्यादातर चौड़ी और चपटी होती हैं। क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक कारण है? अरे, इवोल्यूशन के हिसाब से कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सरफेस एरिया यानी सतह के क्षेत्रफल को अधिकतम करने की एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा धूप को पकड़ सकें, राइट? एकदम सही पकड़ा। और इस धूप को पकड़ने का काम पत्तियों के अंदर मौजूद हरा वर्णक करता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल को हम एक तरह का बायोलॉजिकल सोलर पैनल मान सकते हैं जो सौर ऊर्जा को पकड़कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ये सोलर पैनल वाली तुलना बहुत सटीक है। अब ऊर्जा बन गई तो उसे भविष्य के लिए स्टोर करना भी तो जरूरी है। हाँ, और पौधे अपना ये तैयार भोजन मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। बिल्कुल। स्टार्च असल में ग्लूकोज की एक लंबी चेन होती है। इसे आप पौधे की बैटरी कह सकते हैं, जहाँ सारी एनर्जी जमा रहती है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम उदाहरण लें, जैसे एक आलू, तो जब हम आलू खाते हैं तो असल में हम पौधे की उसी स्टार्च वाली बैटरी को खा रहे होते हैं। हाँ, जिसे पौधे ने महीनों तक अपने क्लोरोफिल रूपी सोलर पैनल से तैयार किया था। और विज्ञान तो प्रमाण मांगता है ना। पत्तियों में ये स्टार्च रूपी बैटरी सच में बन रही है, इसे साबित करने के लिए नोट्स में कमाल का एक्सपेरिमेंट है जिसे आयोडीन टेस्ट कहते हैं। हाँ, आयोडीन टेस्ट। इसकी प्रक्रिया अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। सीधे आयोडीन डालने से कुछ नहीं होता है। तो फिर क्या करना होता है? सबसे पहले पत्ती को पानी में उबाला जाता है ताकि उसकी बाहरी सेल वॉल टूट जाए और वो नरम हो जाए। इसके बाद उसे अल्कोहल में उबालते हैं। अच्छा, अल्कोहल में उबालने का क्या लॉजिक है? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पत्ती के अंदर का सारा हरा रंग यानी क्लोरोफिल पूरी तरह से धुल जाए। हरा रंग हटेगा तभी तो स्टार्च का रंग साफ दिखाई देगा ना। पर यहाँ नोट्स में एक बहुत बड़ी सेफ्टी वार्निंग दी गई है। अल्कोहल को कभी भी सीधे आग पर रखकर नहीं उबालना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो अत्यधिक ज्वलनशील होता है, आग लग सकती है। इसके लिए वाटर बाथ तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब उबलते पानी के बर्तन के अंदर एक छोटी परख नली में अल्कोहल और पत्ती को रखना चाहिए। बिल्कुल। और जब उस रंगहीन पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं तो वो हिस्सा नीला काला यानी ब्लू ब्लैक हो जाता है। यही तो वो रैंक बूस्टर फॉर्मूला है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है।
आयोडीन और स्टार्च मिले तो नीला काला रंग बनेगा। सही कहा। ये एक खूबसूरत केमिकल इंडिकेटर है। अब इसी प्रयोग का एक दूसरा पहलू भी है, ये साबित करना कि धूप की भूमिका कितनी अहम है, जिसे डी स्टार्चिंग कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि अगर किसी पौधे को 36 से 48 घंटे अंधेरे कमरे में रख दें तो क्या होता है? तो वो अपना नया खाना नहीं बना पाता। उसे जिंदा रहने के लिए अपनी पुरानी बैटरी यानी उसी जमा हुए स्टार्च का इस्तेमाल करना पड़ता है। और 36 घंटे बाद वो पौधा पूरी तरह डी स्टार्च हो जाता है। सारा संचित भोजन खत्म। बिल्कुल। और तब अगर आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो कोई नीला काला रंग नहीं आएगा। ये पक्का सबूत है कि बिना धूप के नया स्टार्च नहीं बन सकता। लेकिन उन पत्तियों का क्या जो पूरी तरह से हरी नहीं होती, जैसे कुछ सजावटी पौधों की चित्तीदार या वेरीगेटेड पत्तियां जिनमें सफेद या पीले धब्बे होते हैं? उन पर जब टेस्ट करते हैं तो सिर्फ वही हिस्सा नीला काला होता है जो पहले हरा था। बिना हरे वाले हिस्से में स्टार्च नहीं बनता। और वो पत्तियां जो लाल या गहरी भूरी होती हैं, देखने में तो लगता है कि उनमें क्लोरोफिल है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, पर नोट साफ बताते हैं कि वो पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। उनमें भी क्लोरोफिल होता है, बस लाल या भूरे रंग का पिगमेंट इतना ज्यादा होता है कि वो हरे रंग को छुपा लेता है। क्या बात है। और अब कच्चे माल की लिस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का रोल साबित करने वाला एक्सपेरिमेंट भी तो है, जो एक्टिविटी 10.4 में दिया है। हाँ, ये बहुत ही परिष्कृत प्रयोग है। इसमें एक लंबी पत्ती वाले पौधे का आधा हिस्सा कांच की बोतल के अंदर सील कर देते हैं और आधा बाहर हवा में छोड़ देते हैं। और उस बोतल के अंदर एक खास केमिकल रखते हैं, कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यहीं पर वो एग्जाम शॉर्टकट आता है। कास्टिक सोडा असल में एक बेहतरीन CO2 एब्जॉर्बर है। वो बोतल के अंदर की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। मतलब जब भी एग्जाम में कास्टिक सोडा का नाम आए तो समझ जाओ कि वहां CO2 को हटाया जा रहा है। एकदम सही। कुछ घंटों बाद जब इस पत्ती पर आयोडीन टेस्ट करते हैं तो जो हिस्सा बोतल के बाहर था वो नीला काला हो जाता है, क्योंकि उसे बाहर की हवा से CO2 मिल रही थी। पर जो हिस्सा अंदर था वो नीला काला नहीं होता, क्योंकि कास्टिक सोडा ने सारी CO2 सोख ली थी। ये साबित करता है कि धूप और पानी हो पर CO2 ना हो तो भोजन नहीं बन सकता। अब जब ये बायोलॉजिकल फैक्ट्री काम करती है तो खाना तो बनता ही है, पर एक ऐसा बाय प्रोडक्ट भी निकलता है जिस पर हम सब जिंदा हैं, ऑक्सीजन। और इसे साबित करने के लिए जलीय पौधों यानी एक्वाटिक प्लांट्स का प्रयोग बहुत सटीक है। एक कांच के बीकर में पानी भरकर जलीय पौधा रखते हैं और उसे एक उल्टे फनल से ढक देते हैं। और उसके ऊपर पानी से भरी एक टेस्ट ट्यूब उल्टी रख देते हैं। फिर जब इसे तेज धूप में रखते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। और वो बुलबुले शुद्ध ऑक्सीजन के होते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप इसी सेटअप को अंधेरे में रख दें तो बुलबुले बनना तुरंत रुक जाते हैं। तो प्रकाश के बिना ऑक्सीजन नहीं निकलती। ये सारे प्रयोग एक सिंगल मास्टर इक्वेशन में सिमटे हुए हैं। हाँ, द मास्टर इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं और सनलाइट तथा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसे याद रखने का तरीका बहुत लॉजिकल है। एक तरफ कच्चे माल हैं जो मिट्टी और हवा से लिए, CO2 और पानी। दूसरी तरफ फाइनल प्रोडक्ट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज बच जाता है वो स्टार्च बन जाता है। पर गैसों का ये जो पूरा लेन देन है, ये होता कैसे है? पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन्हें हम पौधे की नाक कह सकते हैं। बिल्कुल। इन छिद्रों के दोनों तरफ गार्ड कोशिकाएं होती हैं। जब इनमें पानी भरता है तो ये फूल जाती हैं और स्टोमेटा खुल जाता है, जिससे गैसों का एक्सचेंज होता है। और पानी बचाना हो तो ये सिकुड़ जाती है। ये तो हो गई खाने और सांस की बात। लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। खाना तो पत्तियों में बन रहा है जो ऊपर है, पर पानी तो जमीन के नीचे जड़ों में है। 100 फीट ऊंचे पेड़ में बिना किसी मोटर के पानी इतनी ऊपर जाता कैसे है? गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पानी ऊपर ले जाने के लिए पौधों में एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है जिसे संवहनीय ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसके दो हिस्से हैं, जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, तो जाइलम पानी को ऊपर ले जाता है। हाँ, जाइलम जड़ों से पानी और मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाता है। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन से जो पानी भाप बनकर उड़ता है वो एक खिंचाव पैदा करता है जिससे पानी ऊपर खिंचता है। इसे साबित करने के लिए वो सफेद फूल वाला प्रयोग है ना? हाँ, सफेद फूल को लाल पानी में रखो तो वो लाल हो जाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। और नोट्स में
इसके लिए एक मेगा ट्रिक दी गई। हाँ, जौ से जल और जौ से जाइलम, और क्योंकि पानी सिर्फ ऊपर जाता है तो जाइलम का फ्लो वन वे होता है, केवल एक दिशा में। और दूसरा है फ्लोएम। इसका काम पत्तियों में तैयार हुए भोजन को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाना है, जड़ों तक, तने तक, बीजों तक। इसकी ट्रिक भी वैसे ही है, फ से फल या फूड और फ से फ्लोएम। सही कहा। और जाइलम के विपरीत फ्लोएम का रास्ता मल्टी डायरेक्शनल होता है। खाना हर दिशा में जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। ये तो कमाल का सिस्टम है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा टॉपिक है जहां सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है, पौधों में श्वसन यानी रेस्पिरेशन। ओहो, ये तो सबसे बड़ा मिथक है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पौधे दिन में CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बस। ऐसा लगता है जैसे पौधे हमारी तरह सांस ही नहीं लेते, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि पौधे भी हमारी ही तरह 24/7 सांस लेते हैं। श्वसन वो प्रक्रिया है जहां जमा खाने को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है ताकि ऊर्जा मिल सके। तो इस प्रक्रिया में पौधा भी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन दिन के समय प्रकाश संश्लेषण इतना तेज होता है कि श्वसन में निकली सारी CO2 वो वापस सोख लेते हैं। इसलिए हमें लगता है कि सिर्फ O2 निकल रही हैं। पर रात में जब प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, तब वो पूरी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। हाँ, और इसे साबित करने के लिए चूने के पानी का यानी लाइम वाटर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अंकुरित हो रहे मूंग के बीजों को एक बंद फ्लास्क में रखते हैं, क्योंकि अंकुरित होते समय बीज बहुत तेजी से श्वसन कर रहे होते हैं। और जब इस फ्लास्क से निकलने वाली गैस को चूने के पानी में भेजा जाता है तो 24 घंटे बाद वो चूने का पानी दूधिया यानी मिल्की हो जाता है। और एग्जाम शॉर्टकट कहता है कि चूने का पानी दूधिया होना मतलब CO2 की मौजूदगी पक्की है। ये प्रयोग साफ साबित करता है कि पौधे और बीज श्वसन में CO2 छोड़ते हैं, उन्हें भी ऊर्जा जलानी होती है। ये इतनी जटिल प्रक्रियाएं हैं, इन पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों की भी दाद देनी पड़ेगी। और नोट्स की अच्छी बात यह है कि इसमें भारतीय वैज्ञानिकों का जिक्र है। हाँ, और ये सिर्फ मैचिंग क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये उनके महान योगदान को दिखाने के लिए है। पहला नाम है रुस्तम हॉर्मुज़ी दस्तूर का। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये स्टडी की कि पर्यावरण का प्रकाश संश्लेषण पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि लाल और नीले रंग के प्रकाश में ये प्रक्रिया सबसे तेज होती है और हरे प्रकाश में लगभग ना के बराबर होती है। हाँ, और उन्होंने तापमान और पानी की कमी का भी इस पर असर दिखाया, जो कृषि विज्ञान के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। दूसरा नाम जो है डॉक्टर कमला सोनी का, वो तो बहुत ही प्रेरणादायक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से साइंस में PhD करने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। बिल्कुल, और उनका रिसर्च सीधे तौर पर पौधों में श्वसन से जुड़ा था। उन्होंने प्लांट टिश्यू में साइटोक्रोम C नाम का एंजाइम खोजा था। ये वही एंजाइम है ना जो इंसानों में भी श्वसन के दौरान ऊर्जा पैदा करता है। एकदम सही। उन्होंने साबित किया कि सेल्यूलर लेवल पर पौधों और जानवरों के सांस लेने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। ये वनस्पति विज्ञान में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए अगर देखें तो ये हरी भरी मूक दुनिया कितनी हलचल भरी है। करोड़ों स्टोमेटा खोल और बंद हो रहे हैं। जाइलम गुरुत्वाकर्षण को मात देकर पानी ऊपर खींच रहा है, फ्लोएम खाना बांट रहा है, और हर एक सेल 24 घंटे सांस ले रही है। बिना किसी शोर के एक परफेक्ट फैक्ट्री चल रही है। ये प्रकृति की वो भव्य इंजीनियरिंग है जिस पर पृथ्वी का पूरा जीवन टिका है। हम जो हर सांस लेते हैं वो इसी प्रक्रिया का नतीजा है। और इसी के साथ इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि पौधे हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन करते हैं। उनके पास स्टोमेटा जैसी नाक है, जाइलम फ्लोएम जैसी नसें हैं, और उनकी कोशिकाएं भी हमारी तरह ही ऊर्जा बनाती हैं। तो क्या हम सच में पौधों और जानवरों के बीच की उस लकीर को इतना कठोर मान सकते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि पौधे बस एक बहुत ही स्लो मोशन में जीने वाले हमारे ही जैसे जीव हैं, जिनकी धड़कनें इतनी शांत हैं कि हम उन्हें सुन नहीं पाते? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलेंगे अगली विस्तृत चर्चा में। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।